हम देख रहे थे घटना चक्र सीरीज में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसका जो फर्स्ट चैप्टर था द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में जो फर्स्ट फेज में जो हमारे एक्ट पास किए गए थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के टाइम किए गए थे, तो उस पार्ट को हम देख चुके हैं। अब हमारा सेकेंड पार्ट में जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल। तो ब्रिटिश क्राउन रूल के समय में जो एक्ट पास किए गए 1858 से 1947 तक, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा जो स्टार्ट होता है एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन के समय जो एक्ट पास किए गए उसमें क्या हुआ, द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस समय क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट का जो एक्ट है इसको पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश जो क्राउन थी उसने डिसाइड किया कि अब हम सॉवरेन रूप से इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, और वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर रूल करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पूरे सॉवरेन रूप से यानी अब स्वतंत्र रूप से वो इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दी। और इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो मीडिएटर थी उसको डायरेक्ट वहाँ से हटा दिया गया, और कंपनी जो ये हमारा ब्रिटिश क्राउन थी वो डायरेक्ट रूल करने लगी। फिर नेक्स्ट, द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज रीनेम एज वाइसराय ऑफ इंडिया। इस समय क्या किया गया, जो पोस्ट था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, उस पोस्ट को रीनेम कर वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और ये जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे ब्रिटिश क्राउन के। ये कौन थे, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे ब्रिटिश क्राउन के, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो पहले वाइसराय ऑफ इंडिया थे, और पहले वाइसराय इंडिया बने, और इनको क्या किया गया कि इंडिया का जो रूल था इनको डायरेक्ट दिया गया। अब बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीडिएटर नहीं रह गई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग को दिया गया। फिर एक प्रोविज़न किया गया, यहाँ पर एक न्यू पोस्ट क्रिएट किया गया, एक न्यू पोस्ट क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्रिएट किया गया इंडिया के लिए, और इसमें एक काउंसिल बनाया गया इसकी मदद के लिए, जिसमें 15 मेंबर बनाए गए, 15 मेंबर रखे गए। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया जिसमें एक काउंसिल से इनको असिस्ट किया गया, सहायता दिया गया, 15 मेंबर का काउंसिल बनाकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। उसके बाद जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था इसको ख़त्म कर दिया गया, और इसके जो पावर थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमारा शुरू में जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, और उसके बाद जो हम पिट्स इंडिया एक्ट 1884 में हमारे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, इस दोनों को ख़त्म कर दिया गया, और इनके जितने भी फंक्शन और पावर थे वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और जो काउंसिल इसके साथ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो काउंसिल बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक एडवाइजरी नेचर का था, ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी था। और उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता था, जो इनिशिएटिव और फाइनल डिसीजन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो ही लेंगे। यानी जो भी फाइनल डिसीजन ये सिर्फ एडवाइस कर सकते थे, काउंसिल जो थी 15 मेंबर का वो सिर्फ एडवाइस कर सकती थी, लेकिन जो फाइनल डिसीजन हमारा था वो हमारा फाइनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया के लिए बनाए गए थे वो लेंगे। तो ये प्रोविज़न किया गया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, जो कि क्राउन के द्वारा, क्राउन रूल के द्वारा ये लाया गया था। अब नेक्स्ट जो हमारा एक्ट आया था क्राउन रूल के तहत, तो ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
Indian Council Act 1861 the initiated the participation of Indian representative in law making process। इसमें जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को भी पार्टिसिपेशन दिया गया कि लॉ मेकिंग में वो भी लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें कुछ मेंबर को पार्टिसिपेशन मिला था। उसके बाद द एक्ट रीअस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉ टू द प्रोविंसेज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे एंड दस इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें जो लेजिस्लेटिव पावर जो पहले ले लिया गया था लॉ मेकिंग का और अमेंडमेंट करने का, प्रोविंस जो मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस थे इनसे पावर को ले लिया गया था कंपनी रूल के समय में, तो इस चीज़ को, इस पावर को फिर से उनको दिया जा रहा है कि आप लॉ मेकिंग कर सकते हैं, अमेंडिंग कर सकते हैं। जो प्रोविंस मद्रास और बॉम्बे थी अब उनको फिर से ये पावर को दिया जा रहा है, यानी डिसेंट्रलाइज कर दिया जा रहा है पावर, यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कुछ पावर उन्हें भी दिया जा रहा है कि आप भी पावर बनाइए। तो ये फिर से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चला गया क्राउन रूल के टाइम में। द एक्ट empowered the viceroy to issue ordinance in case of emergency which were not to remain in force for more than 6 months। ये जो एक्ट था ये इम्पावर कर रहा था, किसको, वॉइस राय को इम्पावर कर रहा था कि आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गया तो आप इस केस में आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, और ये जो ऑर्डिनेंस आप पास करेंगे इसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक होगी। और ये जो ऑर्डिनेंस है कब पास कर सकते हैं, अगर ये बार का सिचुएशन हो गया या कोई रिवोल्ट हो गया तो उस सिचुएशन में ऐसे लॉ बने नहीं होते थे और उन्हें परमिशन लेना पड़े ब्रिटिश क्राउन से तो उसमें टाइम लगता था। इसलिए जो वाइस राय ऑफ इंडिया है उनको पावर दिया गया कि आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं और इसका वैलिडिटी जो होगा वो 6 मंथ तक रहेगा। फिर जो नेक्स्ट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो एक्ट पास किया गया और ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या किया गया, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो इंडियन मेंबर्स थे उनका जो स्ट्रेंथ था वो सेंटर में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इनको बढ़ाया गया, लेकिन जो मेजोरिटी था वो जो ब्रिटिशर थे वो अपने पास ही रखे थे कि मेजोरिटी इनको नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ इनका नंबर बढ़ाया गया था तो वो अपना भी नंबर बढ़ाए थे। तो ये प्रोविज़न किया गया था कि रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा लोग को दिया गया था, जो सेंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। ये कब किया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में किया गया। फिर इसमें क्या किया गया, इंडियन मेंबर को ग्रांट किया गया राइट टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस द बजट। अब इंडियन मेंबर इसमें जो है बजट को डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। तो ये चीज़ उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये उनको पावर दिया गया कि आप बजट डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जो था इस एक्ट में प्रिंसिपल जो है इलेक्शन का, तो प्रिंसिपल जो कॉन्सेप्ट है वो तो लाया गया था, लेकिन इलेक्शन का जो बोर्ड था वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था। और नेक्स्ट जो एक्ट हमारा पास किया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या हुआ था, इस जो काउंसिल एक्ट था 1909 इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। पहले तो इसका एक और नाम किया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विथ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय एंड गवर्नर। इस समय क्या किया गया कि जो हमारा गवर्नर और वाइसराय का जो काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में
इंडियन मेंबर के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया कि अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जो इंडियन मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किया गया। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इनको फर्स्ट मेंबर ऐसे थे जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वॉइस राय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, और ये एक हमारे जो थे लॉ मेंबर थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा become the first Indian to join the Viceroy Executive Council. He was appointed as the law member. The function and size of the legislature both at the center and in the provinces was enlarged. इसमें जो फंक्शन था, जो उनका काम था, लेजिस्लेटिव जो हमारा काउंसिल था सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी, उस चीज़ को, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया, उसके काम को भी बढ़ाया गया। दोनों चीज़ इसमें प्रोविज़न किया गया। The member of council was given the right of discussion and asking supplementary question. इस समय जो काउंसिल के जो मेंबर होंगे वो अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकते हैं और डिस्कस भी करते हैं। राइट टू डिस्कस एंड आस्क ए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इन द काउंसिल। जो मेंबर थे काउंसिल के, अब उनको ये पावर दिया गया, यानी धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, हमारा पावर काउंसिल के अंदर इन्हेंस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। सेकेंड चीज़ जिसमें क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, अब उनको सिर्फ मुस्लिम मेंबर ही इलेक्ट कर सकते थे, उनको चुन सकते थे। तो इस चीज़ का जो प्रोविज़न लाया गया, ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो था ब्रिटिशर का, यहाँ से शुरू होता है, और वो मुस्लिम को अलग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उन सेपरेट इलेक्टोरेट लाकर। तो ये चीज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए लॉर्ड मिंटो को हम बोलते हैं फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। तो कॉम्युनल जो पॉलिसी थी, कॉम्युनल पॉलिसी थी, उस चीज़ को ये लेकर आते हैं, लॉर्ड मिंटो लेकर आते हैं। उस समय के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे ये। अब नेक्स्ट जो हमारा एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्टेड डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इस समय डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे टैक्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पर, इस बेसिस पर लिमिटेड लोगों को इलेक्शन में इलेक्ट करने का, वोट करने का पावर दिया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन। इस समय और जो इसका जो सक्सेस हो रहा था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, उस चीज़ को और फर्दर करने के लिए, इंडिया को और तोड़ने के लिए ये क्या करते हैं, और भी जो हमारा इस चीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी उनकी सक्सेस हो रही थी। तो इस समय क्या किया गया कि रिप्रेजेंटेशन सिख को अलग दिया गया, फिर इंडियन क्रिश्चियन के लिए अलग लाया गया, यूरोपियन के लिए अलग लाया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग लाया गया, कि अब जो सिख को के जो रिप्रेजेंटेटिव है, अब सिख ही उनको चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। इंडियन क्रिश्चियन जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही चुनेंगे। मतलब जो ये पार्टिकुलर जो रिलीजन के लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, यूरोपियन हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। उसमें दूसरे क्रिश्चियन यूरोपियन वाले को नहीं चुन सकते हैं, नहीं, मतलब कि इंडियन क्रिश्चियन जो हैं वो यूरोपियन को नहीं चुन सकते हैं, यूरोपियन को अलग चुनेंगे। सिख को हिंदू नहीं चुन सकते हैं, सिख के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको सिर्फ सिख ही चुनेंगे। तो ये चीज़ का जो प्रोविज़न लाया गया, ये सेपरेट इलेक्टोरेट डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत लाया गया। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म एट सेंटर। जैसे अभी राज्यसभा और लोकसभा है तो बाई कैमरलिज्म 2 सदन है, तो ये जो सिस्टम है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया बाई कैमरलिज्म एट सेंटर लेवल। तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में ये बाई कैमरलिज्म सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद इट
सेपरेटेड वेरियस सब्जेक्ट एज सेंटर एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इस समय इसमें वेरियस जो भी सब्जेक्ट थे कि कौन से सब्जेक्ट सेंटर के लिए होंगे और कौन से सब्जेक्ट हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट होंगे, इस चीज़ को डिवाइड कर दिया गया, दोनों के सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया। बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव कुड मेक लॉ फॉर दी बोथ ऑफ फॉर दी होल ऑफ इंडिया, बट जो हमारा बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव है वही पूरे होल इंडिया के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉ बनाएगी, यही प्रोविज़न था। फिर इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन दी प्रोविंसेज, प्रोविंसेज में डायरकी लाया गया, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ था। तो डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर क्या था, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट किया गया, दो तरह के सब्जेक्ट किया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर एंड रिजर्व। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज यूज, इस समय जो टर्म यूज किया गया था पहला बार जो था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे हैं, इस टर्म को यूज किया गया था। अंडर द एक्ट ए कमीशन वाज टू कंडक्ट आफ्टर 10 ईयर विच वाज रिव्यू द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट एंड प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट। इसमें क्या किया गया कि ये जो एक्ट पास किया गया इसमें ये भी लिखा गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी आफ्टर 10 ईयर, कि जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न लाया गया है वो सही ढंग से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इसी को लेकर इन 1927 इज डेट 2 years before the schedule, the British government announced the appointment of 7-member statutory commission under the chairmanship of Simon to report on the condition of India under its new constitution। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो प्रोविज़न किया गया था कि 10 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, इसी के बेसिस पर 2 साल पहले ही 1927 में एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके जो हेड थे वो सर साइमन कमीशन को बनाया गया था और इन्हीं के अंदर में हमारे रिपोर्ट को प्रोड्यूस करना था। तो ये इतना था, द कमीशन हैंस कॉल्ड इट साइमन कमीशन, इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया। और इसमें जो हमारे मेंबर थे वो 7 मेंबर इसमें थे और सभी ब्रिटिशर थे। और ये जो थे स्टैट्यूटरी कमीशन था, ये लॉ के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी कमीशन कहा गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्ट जो ब्रिटिश क्राउन रूल के टाइम में पास हुआ वो हमारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 provided for the establishment of all India Federation consisting of provinces and princely state as the unit। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहा गया कि आप एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा जिसमें जितने भी ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेज हैं और प्रिंसली एस्टेट हैं ये सबको मिलाकर एक यूनिट बना दिया जाएगा ऑल इंडिया, जिसको कहा जाएगा ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया। उसके बाद इट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर। अब जो शुरू में जो डायरकी था वो हमारा प्रोविंसेज में था, लेकिन इस बार क्या किया गया, डायरकी सेंट्रल में लाया गया और प्रोविंस से इस डायरकी को ख़त्म कर दिया गया एट द सेंटर एंड एबॉलिश द सेम इन द प्रोविंस, और प्रोविंस से डायरकी को ख़त्म कर दिया गया। इट्स प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इस समय इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा एक रिजर्व बैंक बनाया जाएगा और जो कि हमारा कंट्रोल करेगा करेंसी एंड क्रेडिट, कंट्री का जो करेंसी है और उसको क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ये चीज़ था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया और हमारा वुमेन और लेबर को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई इसमें। ए फेडरल कोर्ट वाज सेटअप इन 1937 थ्रू दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत हमारा एक फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा, इस चीज़ का बात किया गया। फेडरल कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट।
इन 1937 फेडरल कोर्ट फॉर्म किया जाएगा। तो फेडरल कोर्ट वाज सेटअप इन 1937। फिर सेपरेशन, और इसमें क्या किया गया, सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड द एस्टेब्लाइज ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस सिंध एंड उड़ीसा। इस समय क्या किया गया कि जो बर्मा थी, जो आज का म्यांमार है, उसको ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया गया। अब वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, अब वो एक अलग कंट्री थी बर्मा। तो इस समय ये जो हमारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बर्मा को अलग कर दिया गया था। और 2 प्रोविंस और भी बनाए गए, न्यू प्रोविंस, एक सिंध था और एक उड़ीसा था। सिंध और उड़ीसा को बनाया गया। इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। जो ब्रिटिश इंडिया में टोटल 11 प्रोविंस है, उसमें से 6 प्रोविंस जो थे वहाँ पर बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो यहाँ पर प्रोविंस में क्या किया जा रहा है, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब नेक्स्ट जो एक्ट पास हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें फ्रीडम मिल जाता है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 डिक्लेयर इंडिया टू बी ए इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। डिक्लेयर किया गया इस एक्ट के द्वारा, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हो जाएगा और सॉवरेन हो जाएगा ऑन 15 अगस्त 1947। अब इंडिया अपना खुद का डिसीजन ले सकता है, सारा सॉवरेन डिसीजन ले सकता है। इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय। ये वाइसराय का ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया। अब वाइसराय ऑफ इंडिया जो था वो अब नहीं रहेंगे। एंड एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया ईच डोमेन के लिए। एक पाकिस्तान डोमिनियन था और एक इंडियन डोमिनियन था। ये दोनों डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल अब होंगे और इस चीज़ को वाइसराय का जो पोस्ट था उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। It dropped the title of Emperor of India from the royal title of the King of England. King of England से इस समय जो टाइटल उन्हें दिया जाता था कि Emperor of India जो हैं, ये टाइटल उनसे ले लिया गया और इस एक्ट के द्वारा ये टाइटल उनसे ख़त्म कर दिया गया। और ये सारा जो हमारा एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश क्राउन रूल के टाइम में हुआ था। और यहाँ पर ये चैप्टर की थ्योरी पार्ट एंड होता है। थैंक यू।